Namaskar, I am Priyadarshan. You are welcome in State Council of Research and Training, Patna. So, children, we are going to study one of the most adventurous account. The name of the story is "We are not afraid to die if we live, or if you all be together." The story has been written by Gordon Cook and Ellen East. So, the title is quite long. Let us read the title once more. एक बार टाइटल को फिर से देखें. हम लोग एक बहुत ही एडवेंचरस कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वी आर नॉट आफ्रेड टू डाई. हम मौत से डरते नहीं. इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब के सब साथ हैं तो. ऑथर हैं इस कहानी के लेखक हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट. So, it is a real story and let us see the story. This story begins like this. कहानी इस तरह से शुरू होती है. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. The round the voyage earlier. Voyage सी जर्नी को हम voyage कहते हैं. समुद्री यात्रा को हम voyage कहते हैं. We can तो सी जर्नी को हम voyage कहते हैं. तो ऑथर जो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट हैं, तो ये सी voyage को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं. सो इट इज़ ये जो साल है 1976 का है, 1976 का साल है. द ऑथर सेज माई वाइफ मैरी, उनकी पत्नी मैरी, उनका लड़का जोनाथन जो 6 साल का है और उनकी बेटी सुजैन जो 7 साल की है. और लेखक खुद सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, जो प्लाईमाउथ एक इंग्लैंड में जगह है, यहाँ से ये इस यात्रा को पूरी करने के लिए चलते हैं. और ऑथर ये भी लिखता है कि टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज. टू डुप्लीकेट का मतलब कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे विश्व का समुद्री मार्ग से यात्रा तय किया था. तो उस यात्रा को ऑथर डुप्लीकेट करने जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन. ऑथर कहता है कि मैरी जो उनकी वाइफ है और ऑथर का एज, लेखक की उम्र 37 साल है और वह एक बिजनेसमैन है. सो हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सीफेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. तो तकरीबन 16 वर्षों तक की इनकी ये तैयारी थी. इनका ये सपना था कि वह पूरी विश्व की यात्रा समुद्री मार्ग से करें. और तो इन्होंने बहुत इससे पहले मेहनत की. इन्होंने अपने स्किल्स जो समुद्री या सी फेयरिंग का जो स्किल्स है, समुद्री बोट से उनकी जो तैयारी थी, वो तकरीबन जितने भी रफेस्ट वेदर कंडीशंस जो थे, जितने भी कठिन मौसम थे, जितने भी रफेस्ट सीज थे, सब में इन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, अपने सी फेयरिंग के तरीके को इम्प्रूव किया. सो अवर बोट वेव वाकर एट 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. इनकी बोट, उसका नाम वेव वाकर है. वह 23 मीटर लंबी और वजन में 30 टन का है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उन्हें बनाया गया. And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और महीनों लगाए उन्होंने उसको बनाने में, उसकी तैयारी करने में, और जो बहुत से जो रफ़ वेदर कंडीशंस थे वहाँ इन्होंने उसका ट्रायल किया और जांचा परखा. So the first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो यात्रा का
पहला चरण जो 105,000 मतलब 1,05,000 किलोमीटर की थी, इन्होंने बखूबी पूरा किया। उस इतनी लंबी यात्रा करने में इनको कोई किसी ढंग की परेशानी नहीं हुई। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट से वो केप टाउन तक यात्रा कंप्लीट करते हैं। तो यात्रा का जो पहला चरण है जो 1,05,000 किलोमीटर का है, उसमें इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ से इनको पूरब की दिशा में जाना था। सो वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सैगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। उसके बाद पोइट कहता है कि वो पूरब की दिशा में इनको चलना है, तो वहाँ इन्होंने एक अमेरिकन और एक स्विस क्रूमैन को साथ में करते हैं। और लेखक ये कहता है कि जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, वह दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर है। तो सो ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यात्रा का दूसरी चरण की यात्रा का दूसरा दिन है। वी बिगेन टू एनकाउंटर ए स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स हम स्ट्रॉन्ग विंड को कहते हैं, बहुत तेज रफ्तार से जो हवा चलती है, या यूँ कहें कि समुद्री तूफान। So on our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales. बहुत तेज गति से चलने वाली समुद्री हवाओं का इनको सामना करना पड़ा। For the next few weeks, अगले कुछ सप्ताह तक they blew continuously, वह लगातार वह समुद्री तूफान या हवा चलते रही। Gales didn't worry me, लेकिन ऑथर ये कहता है कि इन समुद्री तूफान से इसे कोई डर नहीं लगा। But the size of the waves was alarming up to 15 meters. लेकिन वेव्स की जो उन लहरों की, तरंगों की जो ऊंचाई थी, वह लगभग 15 मीटर की थी। As high as our main mast, इतना ऊंचा कि जहाज का या जो उनका बोट है उसके मेस्ट तक की ऊंचाई तक को छूता था। मेस्ट मस्तूल को कहते हैं। December 25 found us 3,005 kilometers east of Cape Town, और इस केप टाउन के पूरब दिशा में दिसंबर 25 को ये लोग तकरीबन 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों एक ही वर्ड है। तो इंस्पाइट ऑफ लिखते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। सो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत बेकार मौसम के बावजूद, बहुत खतरनाक मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। क्योंकि ये 25 दिसंबर का दिन था, तो आपको मालूम है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। क्रिश्चियन का यह दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं त्यौहार है। या सो न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और उसके बाद नई साल का न्यू ईयर्स डे का मतलब कि 1 जनवरी आप कह सकते हैं। 1 जनवरी को ही हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। तो ये जो 1 जनवरी का दिन है, 1 जनवरी को भी वेदर में, मौसम में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि इसमें परिवर्तन अवश्य होंगे। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन परिवर्तन इस रूप में हुआ कि यह और ही ज़्यादा भयानक हो गया। तो ये जो परिवर्तन था, यह परिवर्तन प्रलयंकारी था। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट फेज है जर्नी का,
तो फर्स्ट फेज में इनको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सेकंड फेज जो यात्रा की शुरू होती है, जो इंडियन ओशियन से गुजरता है, हिंद महासागर से गुजरता है, हिंद महासागर के दरमियान इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सो एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं, तो सुबह सुबह 2 जनवरी को द वेव्स वर जाइजेंटिक। जाइजेंटिक जाइजेंटिक को आप ह्यूज भी कह सकते हैं, एनॉर्मस भी कह सकते हैं, ह्यूमंगस भी हो सकता है। तो तीनों का मतलब यही है, आप विशाल कहें, जो आकार में बहुत बड़ा है। सो एट डॉन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। तरंगें बहुत ऊंची ऊंची थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हम लोग एक छोटे से जिप के सहारे सेल कर रहे थे और फिर भी हम लोग 8 knots, जो नॉटिकल या नोट्स जो सी डिस्टेंस को मापते हैं, वह तकरीबन 1.25 किलोमीटर का होता है। तो उतनी यात्रा ये लोग कर लेते थे। एज द शिप rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us। और जैसे जहाज तरंगों पर आता तो हम देखते कि एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का समुद्र हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाएं साई साई कर रही थी। एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और ये कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिय था। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को आहिस्ते करने के लिए, धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ट हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न बोट के आखिरी हिस्से को बोलते हैं। तो जहाँ बोट को स्लो करना था, क्योंकि तरंगें भी बहुत ज़्यादा थी, हवा भी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी, समुद्र में बोट को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने We dropped the storm jib and lashed heavy mooring, एक बहुत बड़ी रस्सी के सहारे लॉप अक्रॉस द स्टर्न, उस स्टर्न ये जहाज़ के आखिरी हिस्से में ये बांधते हैं। देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग, और हर चीज़ को बखूबी बदस्तूर चेक करते हैं, देखते हैं। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उस जो लाइफ जैकेट्स वगैरह होते हैं, जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं जिसको लेकर चलते हैं, लाइफ लाइन्स है। डोंट का मतलब पहनना होता है, तो इन्होंने वाटर प्रूफ जैकेट पहना, डोंट वाइल्ड स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, एंड वेटेड, और रुक कर इंतज़ार करने लगे बेहतर मौसम का। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग जो होने वाला होता है, तो जो खतरा होने वाला है, आने वाला है, उसे हम इम्पेंडिंग कहते हैं। The first indication of impending disaster came at about 6 PM। जो आने वाला खतरा था उसकी पहली सूचना नैरेटर को 6 बजे मिलता है शाम को। With an ominous silence, और यह जो साइलेंस है बिल्कुल ominous है, बिल्कुल भयावह है। ominous का मतलब यहाँ फ्राइटफुल, फियरफुल, स्कैरी भी कह सकते हैं। तो लिख लें इसको। Ominous means unpleasant, fearful। तो यह जो साइलेंस था, जो साइलेंस थी, यह जो चुप्पी थी, वह बहुत ही भयावह थी। यह ऑथर कहता है कि द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर came at about 6 PM with an ominous silence। 6 बजे के आसपास इसको उस भयावह समय की सूचना मिलती है। सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो जाता है समुद्र में। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल थम सा जाता है, स्थिर सी हो जाती है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान में अंधेरा छा जाता है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद बहुत जोर की
दहाड़ने की जैसी आवाज़ आती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल जैसा, बादल नुमा बिल्कुल दिखता था, और बादल ही था इनफैक्ट। क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और पिछले हिस्से में ऐसा लगता था कि वह जहाज़ पर आ बैठा है। विथ हॉरर, डर के मारे, भय से, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, मुझे ये एहसास हुआ कि यह कोई क्लाउड तो नहीं है, यह कोई बादल तो नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक तरंग जिसे मैंने कभी आज तक देखा नहीं था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह बिल्कुल लंबवत आया, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और तकरीबन दूसरे लहरों की तरह, बिल्कुल दूसरे लहरों की अपेक्षा दुगुनी ऊंचाई से। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो जहाज़ का जो क्रेस्ट है, जो एम्बलम है, वह बिल्कुल बिखर सा गया, टूट सा गया। तो यह एक डिजास्टर था। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और आवाज़ इतनी तीव्र गति थी जैसे बिजली सी कौंध जाती थी। एंड द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। लेकिन उस वक्त भी नरेटर को ये लगता है कि इससे भी वो उबर जाएगा। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसके बाद एक बहुत भयानक विस्फोटक आवाज़ होती है जो जहाज़ के डेक को पूरी तरह से हिला देता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक बहुत तीव्र धारा, टॉरेंट तीव्र धारा को बोलते हैं। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे रंग का पानी, सफ़ेद रंग का पानी, वो जहाज़ को तोड़ देता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सर व्हील से जा टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे मालूम था कि मैं ओवरबोर्ड पर फेंका जा रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उन तरंगों में मैं डूबते जा रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, लेखक को ये एहसास होता है कि उसकी मौत अब बिल्कुल करीब सी आ गई है, और बात भी स्वाभाविक ही है कि एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस, और लगभग ऑथर अचेत हो जाता है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, इस फ्रेज को ज़रा देखें। नैरेटर कहता है कि आई फेल्ट quite peaceful in the sense, the entire scenario, it was a dangerous situation. Almost the author realized that the death is approaching. He is very close to death. He is almost near to die. So this piece is nothing else, but it tells us about the approaching death which the author realizes. तो ये जो शांति है, ये जो पीस है, जिसका वर्णन ऑथर करता है, इसका मतलब ऑथर को ये एहसास होता है कि उसकी मृत्यु बिल्कुल पास में है, बिल्कुल करीब है, और इसलिए ये जो सेंस है, ये जो फीलिंग है, ऐसा उसको होता है। तो इनफैक्ट ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इन डेथ देयर इज साइलेंस, इन डेथ देयर इज पीस, और इसलिए यह शांति मृत्यु का सूचक है। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर दूरी पर, वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, जो जहाज़ है, जो बोट है, इसका नाम वेव वाकर उन्होंने रखा। ये वेव वाकर, इट वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब सबमर्ज करना होता है, डूबना होता है, तो यह डूब रहा था। इफ़ यू वांट आई विल राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। Capsizing, it means to drown. To submerge, डूब जाना। तो ऑथर को ये लग रहा था कि उसका बोट अब डूबने ही वाला है,
सो अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो लग रहा था जैसे डूब ही रहा है। हर मेस्ट्स, उसके मस्तूल, ऑलमोस्ट हॉराइजेंटल, वो बिल्कुल हॉराइजेंटल हो चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, उसके बाद एक जोर की तरंग आती है और उसे बिल्कुल सीधे खड़ी कर देती है। माई लाइफ लाइन jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom, और wave walkers के main boom तक लेखक ऑथर किसी तरह से जाता है। Subsequent waves tossed me, लेकिन बार बार जो waves तरंगें जो आ रही थी वो इसको हिला देती। Tossed me around the deck like a rag doll, और जिस तरह से rag doll होता है, जिस तरह से चीथरे के बने गुड्डे गुड़ियाँ होती हैं, उस तरह से उन तरंगों में लेखक उठ सा जाता था, उड़ सा जाता था। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और उसका जो लेफ्ट रिब है, नहीं बाएं साइड के जो अस्थि पंजर हैं वह बिल्कुल वह क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मुंह खून से भर जाते हैं। एंड ब्रोकन टीथ, और दांतें टूट सी जाती है। Somehow I found the wheel, किसी तरह से व्हील तक मैं पहुंचा। Lined up the stern for the next wave and hung on, स्टर्न के पास गया और वहां जाकर रुक सा गया। Water, water everywhere, हर जगह जल ही जल था, पानी ही पानी था। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below. मुझे ये महसूस हुआ कि जहाज के नीचे डॉकयार्ड में उधर वहाँ भी पानी ही पानी है। But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन मैंने व्हील को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई कि पता करें कि जहाज के डॉक में पानी है या नहीं पानी है। So we are not afraid to die. 50th front hatch was thrown open and Mary appeared. डॉक से मैरी आती है, बेतहाशा, घबराए हुए, परेशान सी, और वह कहती हैं वी आर सिंकिंग। सी स्क्रीम्ड, वह चीख कर बोलती हैं कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सब पानी में आ गए हैं। टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने जोर से बोला। shouted का मतलब चीखना चिल्लाना होता है, तो नरेटर जोर से बोलता है कि व्हील ले लो, टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। As I scrambled for the hatch, Larry and Herb were pumping like madmen. Larry और हर्ब, ये जो दो क्रू मेंबर हैं इनके, ये दोनों वाटर को पंप आउट कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से लगे हुए हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। ऑथर इस्तेमाल करता है वर्ड लाइक मैडमैन, पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, पूरा स्टारबोर्ड नीचे की तरह धंस चुका था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये जो सामान है जो वहाँ रखे हुए थे, क्लोथ्स कपड़े थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, कुछ बच्चों के खिलौने थे, सब के सब पानी में आ गए। स्लॉस्ट अबाउट, स्लॉस्ट का मतलब इन वाटर होता है, तो वो लोग ये सारे सामान फ्लोट कर रहे थे ऑन वाटर, सो दे स्लॉस्ट इन वाटर। स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, आई हाफ स्विम, लेखक ऑथर कहता है I half swam because he was badly injured also, isn't it? He got his ribs broken, half crawled, आधा वह क्रॉल करता है in the children's cabin, और किसी तरह बच्चों के कैबिन तक पहुंचता है और पूछता है Are you all right? क्या तुम सबके सब ठीक हो? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, और ऊपरी सतह से वो कहते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़े से दर्द है, वो थोड़ा दुखता है। सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, उनके आँखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प
एक बड़ा सा हिस्सा सूज चुका था, तो उसकी तरफ वो दिखाती है और कहती हैं कि वो थोड़ा सा उसमें दर्द है. अब here in this part children we can understand कि the author had seen really or the author is facing a dangerous situation in the Indian Ocean obviously. नहीं कि ये जो लेखक है अपने परिवार के साथ जिस यात्रा पर चला है, राउंड द वर्ल्ड जर्नी पर चला है, लेकिन इंडियन ओशन में आकर इनकी स्थिति बहुत नाजुक सी हो जाती है. लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस नाजुक स्थिति में भी ज़रा सोचो, ज़रा देखें कि बच्चे तक जिनकी आँखों के ऊपर एक बम्प हो चुका है, एक गांठ सा बन चुका है चोट की वजह से, और उसके बावजूद जब उसका फादर उससे पूछता है कि हाउ आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब के सब ठीक हो, तो बच्चे जवाब देते हैं यस वी आर फाइन, हम सब के सब ठीक हैं, हम सब के सब अच्छे हैं. और लिटिल बिट नो माई हेड हर्ट्स, थोड़े बहुत हमारे सर में दर्द होता है. सो सी द काइंड ऑफ स्पिरिट, इस प्रकार की जो उमंग है, दे एग्जिबिट नॉट ओनली द फादर, बिकॉज फादर इज द कैप्टन हियर, फादर इज द लीडर हियर. फादर तो फादर होता है, वह यहाँ कैप्टन भी है, वह यहाँ लीडर भी है, वह सबको लीड कर रहा है. सो about the captain must be courageous, and of course the captain is courageous. कैप्टन साहसी तो है ही, courageous है ही वो, लेकिन उसके साथ साथ the small children who are 7 years old, who are 11 years old, so those children are also not less courageous. वो भी कोई कम साहसी नहीं है. they keep encouraging their father, वो अपने पिता को साहस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर ऑल राइट डिस्पाइट द इंजुरी. उन जख्मों के बावजूद भी वह कहते हैं कि हम सब के सब ठीक हैं. सो चिल्ड्रन बी एज करेजियस एज दीज टू चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन वी हैव सीन अप टू दिस नो very fascinating account of sea voyage, and it was the first hand account of the author. So the first hand account is always very interesting. It's a very fascinating. यह बहुत ही रोचक होता है जो फर्स्ट हैंड अकाउंट होता है. ऑथर ने खुद सारी बातों को अब झेला है और उसकी जुबान में ही, उसकी बातों में ही सारी कहानी कही गई है. तो द ऑथर इज ऑन फॉर अ वेरी एडवेंचरस सी वॉयज, एक बहुत ही दुस्साहसिक समुद्री यात्रा पर है. ही इज नॉट ओनली अलोन बट हिज एंटायर फैमिली इज देयर. वो सिर्फ अकेला खुद नहीं है, उसकी पूरी परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी भी है साथ में. और टुगेदर विथ ऑल दिस पीपल द ऑथर हैज आल्सो टेकन 2 क्रू मेंबर्स, 1 अमेरिकन 1 स्विस. इन अपने परिवार के अलावे लेखक ने 2 अलग से क्रू मेंबर भी लिए, जो एक अमेरिकन है और एक स्विस हैं. सो दिस इज हाउ द लेखक, द ऑथर is trying to complete this breathtaking adventurous sea voyage. So we have read up to this. The next part of the story we shall read in the next episode. Till then, goodbye, namaskar.